गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वेव फंक्शन आप फेमिलियर होंगे, बीएससी एमएससी में आपने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी को मैं, जो आपने पढ़ा हो उसी को एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने दो टाइप के स्टेट पढ़े होंगे। ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ रेस्ट और एक स्टेट ऑफ मोशन। तो जो तुम्हारा वेव फंक्शन है ना, वो भी किसी पार्टिकुलर के स्टेट को ही बताता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट से मतलब ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसके बारे में। ठीक है। अगर तुमको वेव फंक्शन पता है तो तुम उससे मोमेंटम भी निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो, पोजीशन भी निकाल सकते हो। जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स आपको पता है वो सब वेव फंक्शन की मदद से निकाल सकते हो। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको किसी पार्टिकल के लिए एक्स पता है, तो अगर एक्स पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसको डेरिवेटिव करके टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है। अगर इस पार्टिकल का मास भी पता है तो आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। आप अगर यही पार्टिकल किसी एक सर्कल में रिवॉल्व करने लग जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी रिवॉल्व निकाल सकते हो। तो मतलब अगर आपको एक्स पता है तो आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको वेव फंक्शन पता है क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप बाकी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साई से। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख लो, द वेव फंक्शन is a complex function of the three coordinates x, y, z and the time t। ठीक है। A function that represents the state of the quantum mechanical system and contains all the information regarding that quantum mechanical system। ओके। तो वेव फंक्शन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा और टी आएगा। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चले जाओगे, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन एटम आता है, वहां पे तुम्हारा आर थीटा फाई आ जाएगा। क्लियर है?
तो जो बताया था ना वही लिखा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को बताता है, और उस वेव फंक्शन में सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय साई एक्स वाई जी और टी। एक्स वाई जी और टी। ठीक है। देखो वेव फंक्शन का एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। जैसे एक्स का फिजिकल मीनिंग पोजीशन है, बी का वेलोसिटी है, ए का एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो जो साई है वेव फंक्शन, उसका एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी ये टर्म होगी साई स्टार इंटू साई, इसी को हम लिखते हैं मोड साई स्क्वायर। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। तो इट इज द, इसकी बात हो रही है मोड साई स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी इन अ वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यू बार फेयर डी क्यू बार इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है। लोकेटेड एट आर at time t in a volume dq located at r is dp rt is given by c by square। ठीक है। where c is normalization constant। ठीक है। and the total probability, total probability is 1। क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ना पूरे स्पेस में, तो ये बोल रहा है ये 1 होगा। ठीक है। तो आई होप कि वेव फंक्शन का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो वेव फंक्शन यही है, वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को बताएगा, और उस साई में सारी इंफॉर्मेशन होगी। एज सच साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन हाँ, मोड साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है। मतलब वेव फंक्शन का मोड स्क्वायर ले लो तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है, और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मोड साई स्क्वायर तुम्हें बताएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब पार्टिकल किसी पोजीशन पे तुम पार्टिकल का पता करना चाह रहे हो तो उस पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तुमको मोड साई स्क्वायर बताएगा। क्लियर है? तो अब देखो तुमने साई देख लिया। अब साई पे ना कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। हर किसी को वेव फंक्शन नहीं बोला जा सकता। मतलब जैसे एक्स है, तुम एक्स को वेव फंक्शन नहीं बोल दोगे किसी को भी।
या मोड एक्स को या ई की पावर आई के एक्स को, ठीक है, मतलब साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स या साइन एक्स या कोस एक्स या एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, कुछ भी हो, हर किसी को भी वेव फंक्शन नहीं बोला जाएगा। उसके लिए क्या होगा, जो तुम्हारा वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, फिजिकली एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल, एडमिसिबल और वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। मतलब वो क्या करेगा, वो तीन चार ऑप्शन देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, या एडमिसिबल वेव फंक्शन है, या वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है। एनी वेव फंक्शन is said to be, any wave function is said to be physically acceptable if it satisfies the following condition। और all conditions must be satisfied। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक दो सेटिस्फाई कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है, जितने भी नीचे लिखवाए जाएंगे वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर एक में भी फेल कर रहा है तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट इन ऑल स्पेस, ठीक है। दूसरा है साई, मतलब वेव फंक्शन ही, वेव फंक्शन लिखना तो साई मस्ट बी, वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू। थर्ड है वेव फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फोर है वेव फंक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन with respect to time and position, wave function with respect to time and position must be continuous, finite and single valued, ठीक है। मतलब डी साई बाय डी टी, डी साई बाय डी एक्स, डी साई बाय डी वाई और डी साई बाय डी जेड, ये सब आपके कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर है? क्यों होना चाहिए, देखो क्या होता है, जब तुम आगे पढ़ोगे ना अभी, जो तुम्हारा एनर्जी है वो होता है तुम्हारा
डी साई बाय डी टी। ठीक है। और मोमेंटम कम्यूटेटर अलजेब्रा में मैंने पी लिखवाया था ना, आई एच क्रॉस डी बाई डी साई माइनस, है ना। तो देखो ये क्या, डी साई बाई डी एक्स। ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो ये तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है ना, तो इसलिए पी एक्स लिख दिया। ऐसे ही पी वाई भी आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डी साई बाई डी वाई, और पी जेड भी आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डी साई बाई डी जेड। तो देखो ये क्या है, ये जो मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा मोमेंटम कुछ भी हो जाएगा। ऐसी पोजीशन भी फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। एनर्जी भी फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पार्टिकल की दो एनर्जी हो जाएंगी एक ही टाइम पे, ये पार्टिकल के दो मोमेंटम हो जाएंगे एक ही टाइम पे। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा थोड़ा मोमेंटम कि अभी 5 है, फिर एकदम से कुछ नहीं है और फिर एकदम से बढ़ गया। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो फिफ्थ है, लास्ट है, साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। ठीक है। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीटो मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है। ये क्वांटिटी फाइनाइट आनी चाहिए। अगर नॉर्मलाइज्ड होगा साई तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पीछे बताया हुआ था। क्लियर। तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन है। किसी भी वेव फंक्शन को किसी सिस्टम के लिए फिजिकली एक्सेप्टेबल होने के लिए ये सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं एक दो एग्जांपल लेके बताऊं तुमको। देखो जैसे तुम्हारा ये है तुम्हारा 3 cos π x। देखो cos π x है। अब ये स्क्वायर ये देखो पहले देखो फाइनाइट है, हाँ। कोस की वैल्यू क्या है, ±1 है। ठीक है। तो फाइनाइट है वैल्यू। कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो फाइनाइट है। कोस एक्स कंटिन्यूअस भी है। ठीक है। कोस, अरे कोस एक्स का डेरिवेटिव देखो, क्या बोलते हैं इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स। ठीक है। और देखो फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड है। एक एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे साई की एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यूड भी है। कंटिन्यूअस भी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है। स्क्वायर इंटीग्रेबल की अगर बात करें, ठीक है, तो -∞ टू +∞ 3 cos π x। देखो ये आपका जो आएगा ना, अ, ये आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं आएगा, ये क्वांटिटी फाइनाइट दी आएगी। ठीक है। नॉट फाइनाइट। ठीक है। सेकंड देखो, एक्स x-3, ये वे फंक्शन है आपका। अब देखो x = 3 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। x = 3 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। A 10x, ये x = π/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ देखो, A e⁻+x², तो e⁻+x² और e⁻x हो। ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइंड है, प्लस इन्फिनिटी पे
देखो, माइनस इन्फिनिटी पे सेटिस्फाई कर जाएगा ये, अगर तुम्हारा रीजन ये है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू, जस्ट अ सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी टू 0, इस रीजन में ये वैलिड है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, सब है। लेकिन हाँ, अगर इस रीजन में आ गए ना प्लस इन्फिनिटी का, तब ये नहीं, तब फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस रीजन में ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, इस रीजन में फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब मैं एक दो और दे दूं, तुम अपना घर पे चेक कर लेना। ठीक है। सी ई की पावर माइनस डी बाई एक्स स्क्वायर, ए ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा के, ए साइन के एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इन सब का चेक कर लेना, ए ई की पावर एक्स बाई, और एक और लिख लो, मॉड एक्स बाई ए ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है। अब देखो, कभी कभी ना वो ग्राफिकल फॉर्म में भी दे देते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ था, ये है तुम्हारा। ठीक है। तो ये तुम्हारा फिजिकली एक्सेप्टेबल फंक्शन, कांस्टेंट है ना। ठीक है। ठीक है। देखो ये, ये नहीं है फिजिकली एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साई की, ठीक है, तो एक्स की डबल वैल्यू आ रही है, और हमने क्या पढ़ा था, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप ना चेक कर लेना, ठीक है, किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। ठीक है। आप देखो, सबसे पहले ना एलिमिनेट करना शुरू करना। सबसे पहले देखना सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है। ठीक है। फिर देखना कि फाइनाइट है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इन्हीं तीन में ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर चांस होगा कि फाइनाइट, मतलब सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट और कंटिन्यूअस, इनमें ही आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो फिर एक एक स्टेप और आगे चले जाना ना, डिफरेंशिएबल देख लेना, स्क्वायर इंटीग्रेबल देख लेना। ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा वेव फंक्शन का। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखो मैंने तुमको पहले बताई भी होगी शायद। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहाँ से आई है? यहाँ से आई है कि आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी की वीडियो पढ़ी है, देख लेना आप, है ना। तो उसमें बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ना वन से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सारे इवेंट्स की मिला के जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो वन आएगी। तो ऐसे ही पूरे स्पेस में, आपको मैंने बताया कि मोड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी देता है, तो ये वन देगा पूरे स्पेस में। मतलब टोटल सारे सैंपल स्पेस अगर लगा लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मोड साई स्क्वायर, और मोड साई स्क्वायर क्या है, साई स्टार साई, मतलब साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो और उसे साई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका डीटो इज इक्वल टू वन। ठीक है। और ये तुम्हारा, ठीक है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर बाउंड स्टेट्स। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन है ना, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ये तुम्हारी बाउंड स्टेट के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? तो अब देखो, ये तो तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गई। फिर तुम्हारा आता है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। ठीक है।
ऑर्थोगोनैलिटी अच्छा एक सेकंड, उससे पहले ना यही देखो, ऑर्थोगोनैलिटी अभी करा रहा हूँ ना, एक सेकंड। यहाँ पे देखो तुम, ये जो है ना, साई आर टी लिख दो या एक्स लिख दो, वन डायमेंशन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना तुम्हारा साइज तो ये क्या देगा, ये तुम्हारा देता पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, मतलब मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स एट टाइम टी। ठीक है, ये देगा डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर इसमें dx की मल्टीप्लाई कर दूं, ये तुम्हारा दे देगा प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें याद रखना, मोड साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी नहीं देता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। ठीक है, ये देगा आपको अगर उसका इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो देगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन ऑफ स्पेस ऑफ वेरी स्मॉल इंटरवल dx है। प्रोबेबिलिटी इस स्मॉल इंटरवल dx में कितनी होगी, वो मोड साई स्क्वायर dx देगा। ठीक है, अब देखो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन देखो, ये था आपका साई आई डॉट साई जे इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी, दो डिफरेंट स्टेट है ना, एक साई आई है एक साई जे है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, the probability of finding the particle in two different states, in two different states simultaneously is zero। क्लियर है? ठीक है, तो दो डिफरेंट स्टेट में एक साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जीरो, ये तो आप बता ही सकते हो ना। तो एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता, तो दो स्टेट में पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे एक और चीज आएगी तुम्हारी, उसको बोलेंगे बाउंड स्टेट्स। बाउंड स्टेट्स क्या होता है? ठीक है, अगर, ठीक है, एट एक्स वाई जेड प्लस माइनस इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी, अगर तुम्हारे एक्स वाई जेड प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और तुम्हारा जो साई है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में जो तुम्हारा साई होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बाउंड स्टेट होगा। ठीक है, जब तुम्हारे एक्स वाई जेड इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और साई तुम्हारा जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो उस केस में जो वेव फंक्शन होगा वो तुम्हारा बाउंड स्टेट होगा। जैसे ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बाउंड स्टेट सॉल्यूशन है। साइज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और साइज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है?
अब अगर स्कैटरिंग स्टेट की बात करें, स्कैटरिंग स्टेट, ठीक है, सेम ऐसे ही एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे साई जो है तुम्हारा वो जीरो को अप्रोच ना करे, तो इस केस में साई तुम्हारा होगा स्कैटरिंग स्टेट। क्लियर है? जैसे ई की पावर आयोटा के एक्स, ये तुम्हारा स्कैटरिंग स्टेट का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब बाउंड स्टेट क्लियर है, स्कैटरिंग स्टेट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो यूनिट ऑफ वेव फंक्शन, यूनिट ऑफ साई। अभी मैंने ये बताया तुम्हें, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू वन। पहले वन डायमेंशन में देख लेते हैं ना, वन डी में। देखो dx क्या है, लेंथ की यूनिट है, और ये यूनिट लेस है, तो साई स्टार साई इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, वन बाय लेंथ, ठीक है। तो साई की कितनी होनी चाहिए, ये मोड स्क्वायर है ना, तो साई की यूनिट कितनी हो जानी चाहिए, वन बाय रूट एल। अगर टू डी में बात करें, तो साई स्टार साई डी एक्स डी वाई, तो साई स्टार साई, एक एल इसका एक एल इसका, तो वन बाय एल स्क्वायर, मोड साई स्क्वायर वन बाय एल स्क्वायर, तो साई कितना हो जाएगा, वन बाय एल। ऐसे ही सिमिलरली थ्री डी में तुम्हारा कितना आ जाएगा साई, वन बाय एल की पावर थ्री बाय टू, ठीक है। क्योंकि देखो साई स्क्वायर कितना आएगा, वन बाय एल क्यूब, क्योंकि कितना होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू वन, साई स्टार साई वन बाय एल क्यूब, मोड साई स्क्वायर वन बाय एल क्यूब, तो मोड साई कितना आ जाएगा, वन बाय एल की पावर थ्री बाय टू, वही यहाँ लिख रहा था। तो यूनिट भी क्लियर है साई की। और यूनिट ऑफ साई, ये नोट करके लिख लेना, यूनिट ऑफ साई इज यूनिट ऑफ साई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यूनिट ऑफ साई, यूनिट ऑफ साई कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। क्लियर है? तो ये तुम्हारा वेव फंक्शन से रिलेटेड था पूरा, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर तुमको निकालनी हो कहीं पर पार्टिकल की, तो वो बता देता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि बहुत बार पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, मान लो तुमको ना वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, कोई भी वेव फंक्शन साई दिया हुआ है, अब तुम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालोगे, ठीक है, तो साई स्टार आ गया। अब और तुमको जो साई निकालना है वो रीजन x1 से x2 में निकालना है, ठीक है। और जो तुम्हारा साई है वो कहाँ से डिफाइंड है, वो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी x1 से x2 के बीच में, साई स्टार साई, अगर वन डायमेंशन है dx लोगे, टू डायमेंशन है dx dy लोगे, थ्री डायमेंशन है dx dy dz लोगे, ठीक है। अगर आर थीटा फाइव में है तो अगर डी आर है तो डी आर लोगे, आर डी थीटा है तो मतलब आर और थीटा में है तो डी आर डी थीटा लोगे, और आर थीटा फाइव तीनों में है तो डी टू की वैल्यू वो जो लिखवाई थी ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मैंने करा रखे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वहां से देख लेना। वहां पे वॉल्यूम भी बता रखा है तुमको, एरिया भी बता रखा है, अगर आर और थीटा होंगे तो क्या वो क्या एरिया आएगा, आर थीटा
थीटा फाई होंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आप देख लेना, बहुत अच्छे से करा रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार वहां से देख लेना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dx। क्लियर। ठीक है। अब अगर किसी एक पॉइंट पे निकालनी है, तो पॉइंट पे निकालने का तरीका होता है साई स्टार साई। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू आई हुई एक्स के टर्म्स में, उस पॉइंट के वैल्यू रख दो, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। ठीक है। एक चीज और नोट करके लिखना, इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो, देन it stays normalized for all future टाइम्स। ठीक है। अगर साई तुम्हारा टी इज इक्वल टू जीरो पे नॉर्मलाइज है ना, तो वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड रहेगा। एक बार तुम्हारा साई नॉर्मलाइज्ड है अगर किसी पॉइंट पे, तो वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड रहेगा। क्लियर है। तो ये तुम्हारा पूरा वेव फंक्शन के बारे में था। और फिर आगे हम देखते हैं, तुम्हारा इसके बाद प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो मुश्किल से 2-3 लेक्चर का और बचा हुआ तुम्हारा। उसके बाद फिर हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप इसके गेट के नेट के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते रहिए, कोई डाउट आए पूछ लें। ठीक है। थैंक यू।